हेलो दोस्तों। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है, जिसमें हम कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमें दिया है अ डीसी कांस्टेंट वोल्टेज फॉर अ वेरिएबल इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब हमारी इनपुट वोल्टेज है वेरिएबल। ये देखिए वेरिएबल हमारी इनपुट वोल्टेज है और हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारी है कैसी, डीसी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इनपुट हमारा वेरिएबल है, आउटपुट है हमारा कांस्टेंट है। तो ये काम कौन करता है, तो देखिए हमारे यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है, और आउटपुट में भी वोल्टेज है, वो भी डीसी। तो ये हमारा करता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है कि हमारी वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रहना, ताकि वोल्टेज में कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए। तो ये सब हमारा काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, हम आपको जीनर डायोड को भी एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, जो हमारे वोल्टेज में वो फ्लक्चुएशन होता है ऐसे, तो ये हमारे इसको कांस्टेंट प्रोवाइड करता है। ये देखिए वोल्टेज रेगुलेटर का काम है कि आपकी वोल्टेज जो आउटपुट में वोल्टेज है वी आउट, इसको आपको बना रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए रेगुलेटर। देखिए इसके अलावा मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर क्या होता है, ये रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर में इनपुट आउटपुट आप समझ जाइए। रेक्टिफायर हमारा वो डिवाइस है जिसमें हम आपका इनपुट में हम एसी देते हैं, इनपुट में हम एसी वोल्टेज देते हैं, और हमें आउटपुट में क्या मिलती है, आउटपुट में हमें मिलते हैं यहाँ पर वेरिएबल आउटपुट। मतलब जो हमारा आउटपुट होता है वो आपका वेरिएबल मिलता है, वेरिएबल डीसी। ठीक है, वेरिएबल डीसी के फॉर्म में। देखिए जैसे हम यहाँ पर आपका साइन वेव देते हैं इनपुट में रेक्टिफायर में ये, और आउटपुट में अगर हमारा हाफ वेव है तो हाफ वेव के केस में ऐसे ही आउटपुट आएगी। मतलब ये क्या कर रही है, आउटपुट में जो वोल्टेज आ रही है वो वेरी हो रही है, और फुल वेव के केस में देखिए ये फुल वेव में ऐसी आती है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टिफायर। तो हमने यहाँ पर रेक्टिफायर देखा। अब फिल्टर क्या होते हैं, फिल्टर हमारे सर्किट होते हैं जो आपका ये हमारे आउटपुट आई है रेक्टिफायर का, जो आउटपुट आ रखा है ये देखिए यहाँ पर पल्सेटिंग नेचर की आपकी आउटपुट आई है, पल्सेटिंग डीसी आई है, कांस्टेंट डीसी नहीं आई है। तो ये पल्सेटिंग को हम कांस्टेंट में कौन कन्वर्ट करता है, बाय यूज ऑफ फिल्टर। फिल्टर सर्किट से हम आपको पल्सेटिंग को आपको कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है यहाँ पर एक और ऑप्शन, ये है इन्वर्टर। देखिए इन्वर्टर क्या होता है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं आपको। ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर में क्या होता है, हमारा फिक्स डीसी वोल्टेज होता है। यहाँ पर डीसी वोल्टेज देते हैं हम उसको, फिक्स होता है डीसी वोल्टेज। और जब लाइट जाती है तो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एसी प्रोवाइड करता है। और कैसी, ये वेरिएबल एसी प्रोवाइड करता है, वेरिएबल एसी वोल्टेज आउटपुट में देता है। ये आउटपुट है और ये इनपुट है। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है हमें, द आउटपुट ऑफ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मॉसफेट हैज। मॉसफेट की जो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो पूछ रहा है कैसी होती है। तो देखिए पहले मैं आपको मॉसफेट की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एक बार बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ईजी पड़ेगा समझने में। तो देखिए ये यहाँ पर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा होता है ऊपर, एक मिनट पहले लेता हूँ। ये होता है हमारा ड्रेन करंट आई डी, इसको ऐसे दिखाते हैं हम आई डी से। और यहाँ पर जो हमारा होता है एक्स एक्सिस में वो होता है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वी डी एस। तो इसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर करंट होता है। ठीक है, और ये जो हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट में हमारे यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये ऐसे बनती है, ये इस टाइप से, यहाँ से दूसरी ऐसे। तो ये देखिए ऐसे हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें ये जो आपका पार्ट है, ये वाला किनारे वाला, इधर दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला, ये है आपका VDS का ऑफ। यहाँ पर आपकी ये ऑफ है, यहाँ पर हमारी मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, बहुत मिनिमम करंट होती है माइक्रो एम्पियर में। तो इसलिए हम इसको ऑफ, या फिर इसको बोलते हैं कट ऑफ जोन, कट ऑफ रीजन। ठीक है, कट ऑफ रीजन ऑफ मॉसफेट। और देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। ये देखिए एक मिनट, स्ट्रेट लाइन से दिखाता हूँ तो आपको ये देखिए, ये हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है रीजन। इसको हम क्या कहेंगे, फिर हमारा जो कांस्टेंट आ रहा है इसको हम बोलते हैं लीनियर जोन या ओमिक जोन, लीनियर या ओमिक या कांस्टेंट जोन इसको बोलते हैं हम। इसके बाद यहाँ को हमारा आता है सैचुरेशन जोन। ठीक है, तो हमारा मॉसफेट में 3 जोन होते हैं। एक ये है हमारा कट ऑफ जोन, और ये वाला हमारा आता है पूरा, ये आता है आपका ओमिक या लीनियर जोन।
देन इसके बाद का ये जो है आपका, ये पूरा आता है सैचुरेशन जोन। तो मॉसफेट में हमारे 3 जोन होते हैं, ठीक है। एक आपका ओमिक लॉस, एक आपका ओमिक जोन, एक आपका कट ऑफ और एक सैचुरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमिक जोन अलोन नहीं, सैचुरेशन अलोन नहीं। तो देखिए यहाँ पर ओमिक जो जोन है हमारा, ये वाला, ये जो हमारा ओमिक जोन है, ये क्या रहा है? एट लो वोल्टेज। यहाँ पर से ऐसे जाएंगे तो हमारी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है, और यहाँ पर हमारी वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। तो ये जो हमारा जोन है इतना, यहाँ पर हमारी वोल्टेज कम है, और सैचुरेशन जोन है यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमारी वोल्टेज क्या है? ज़्यादा। तो हमारा यहाँ पर ओमिक जोन आ रहा है वो लो वोल्टेज में आ रहा है, लो वोल्टेज में ओमिक जोन है, और आपका सैचुरेशन जो जोन है वो आपका हाई वोल्टेज में है। देखिए हाई वोल्टेज के इलाके में ये पूरा सैचुरेशन जोन है, और ये नीचे पर जो आता है ये कट ऑफ है। यहाँ पर आपका मॉसफेट काम नहीं करता, ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है आपका VGS की वैल्यू, गेट टू सोर्स आपके वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर लेस देन हो जाती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। इस केस में हमारा मॉसफेट काम नहीं करता है, मतलब हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा मॉसफेट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर आर यूज्ड वेयर वी रिक्वायर्ड। देखिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होती है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो मोटर होती है, इसमें क्या होता है, हमारा टॉर्क जो आता है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो आपका हाई आता है, स्टार्टिंग टॉर्क इसमें हाई आता है। और ये क्या करती है, आपका स्पीड वेरी कर सकती है, स्पीड वेरी एक लिमिट में आपकी स्पीड को वेरी कर सकती है ये मोटर, ठीक है। और इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसके जैसे एग्जांपल कहाँ पर एप्लीकेशन इसका यूज़ है। एक हम इसको कंप्रेसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेसर में, और इसको हम एलिवेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर हमारा ये देखिए ये लोड जो है दोनों ये हाई लोड है, ठीक है, मतलब हैवी लोड है, इनको हम हैवी लोड में, और जहाँ पर आपको सडन अचानक से लोड को बढ़ाना हो और आपको कुछ टाइम के लिए मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें जहाँ पर काम आता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुअर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं, सडन हैवी लोड नहीं, हाँ सडन हैवी लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल सही। हैवी लोड है और इनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम स्टार्ट के लिए यूज़ करते हैं। बाकी कांस्टेंट स्पीड नहीं, आपको वेरिएबल स्पीड होती है, बाकी वेरिएबल स्पीड होती है लेकिन आपके थ्रू आउट द पर्टिकुलर रेंज, एक रेंज के अंदर इसकी वेरिएबल स्पीड होती है। तो इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है बी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको आपका सीरीज मोटर के बारे में भी बताता हूँ थोड़ा। देखिए जो हमारी सीरीज मोटर है, इसका हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है। सीरीज मोटर है, ये हमारी हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क है, इसका मतलब टी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाईएस्ट होता है, जिसके कारण हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है वो इसके ट्रैक्शन, जैसे रेलवे वगैरह में, रेलवे में जहाँ पर भी आपकी हैवी ड्यूटी है वहाँ पर क्या आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे माइंस में हॉइस्ट के लिए, इसको आपको नो लोड में हम वैसे ही रन नहीं करते, क्योंकि इसका देखिए इसका जो टॉर्क आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर्मेचर करंट के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, और नो लोड में ये डेंजरसली हाई स्पीड में रन करने लग जाती है, ठीक है। तो हम इसको हमेशा आपका लोड के साथ ही स्टार्ट करते हैं आपकी सीरीज मोटर को। और जो हमारी संट मोटर होती है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। संट मोटर जो है ये हमारी कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करती है। स्लाइटली इसकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए जैसे स्पीड है, यहाँ पर लोड बढ़ने से हल्की सी डाउन होती है, देखिए ये इसकी रियल स्पीड है, यहाँ से इतना डाउन होती है बस, क्योंकि इसलिए हम इसके कारण हम इसको कहते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड में काम कर रही है, और इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। बाकी यहाँ पर इसका जो यूज़ होता है, जहाँ पर हमें कांस्टेंट आपकी स्पीड के रिक्वायर हो, वहाँ जैसे हमारे साफ्ट वगैरह में इसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सडन हैवी लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव को हम सडन लोड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इफ़ द लोड इज़ प्योरली रेजिस्टिव एंड एडजस्टेबल, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इज अचीव व्हेन। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब अचीव होगी? देखिए एमपीटी क्या है, एमपीटी हमारी बोलती है जब हमारा लोड और सोर्स का दोनों का इम्पीडेंस बराबर हो। देखिए यहाँ पर आपको एक्सएल के फॉर्म में दिया है और आरएल के फॉर्म में दिया है, मतलब इम्पीडेंस की बात कर रहा है। तो जेडएल जो हमारा लोड का इम्पीडेंस है वो क्या होगा? वो होगा हमारा आरएल, लोड का रियल पार्ट प्लस लोड का इमेजिनरी पार्ट प्लस जे एक्सएल, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में किसके बराबर होना चाहिए? ये हमारा होना चाहिए सोर्स के बराबर, सोर्स के इम्पीडेंस के बराबर। सोर्स का इम्पीडेंस है जेड एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एल
सेम बाकी इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, जे यहाँ प्लस में या माइनस में चला जाएगा, माइनस जे एक्सएल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं जे टी एच, मतलब यहाँ पे इसको थेवेनिन बोल सकते हैं, थेवेनिन में रखते हैं जे टी एच का कॉन्जुगेट। ठीक है, जेड का कॉन्जुगेट हो गया है। यहाँ पर पूछा है ओनली, हमारे इसमें दिया है प्योरली आर है और एडजस्टेबल है, मतलब जेड एल की जो वैल्यू है वो आपकी आर है और इनको एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर वो पूछ रहा कि हमारे ये किसके बराबर होगा इस केस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका जे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आ गई, आर एल जो लोड की वैल्यू आ गई वो किसके आ गई, जेड एल। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट भी है तो इसको हमने नहीं लिया, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आर एल की वैल्यू जो आ गई, आर एल की वैल्यू क्या आएगी, आपके जेड एल के बराबर। और जेड एल क्या होता है, जेड एल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स टी एच जीरो है। ठीक है, ये टर्म हमारा जीरो है, ये हमारी जीरो है टर्म। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा आर टी एच के बराबर ही आ जाएगा। तो आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो आर एल है वो आपका जेड एल के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आर एल हमारा जेड एल के मैग्नीट्यूड, जेड एल यहाँ पर जेड जी दिया है। ठीक है, आंसर इसका डी ठीक है। यहाँ पर जेड टी एच या जेड जी, इसने वही लिखा है, जेड जी या जेड टी एच एक ही बात है, थेवेनिन इम्पीडेंस। ठीक है, एमपीटी के केस में। आइए अब अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये मशीन का आ गया। इसमें दिया है द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग लॉसेस। ठीक है, उनके ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर के दिए हैं और इसके लॉसेस यहाँ पर बताएं। तो पूछा है व्हाट इज द इफिशियंसी एट द ट्रांसफार्मर बी मैक्सिमम। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कहाँ पर होगी। तो हमें पता है ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी का केस क्या होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर में तब होती है जब हमारे वेरिएबल लॉस, जो आपके लॉस वेरी कर रहे हैं, वेरिएबल लॉस किसके बराबर हो जाए, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, कांस्टेंट लॉसेस। वेरिएबल लॉस का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल लॉस है हमारे कॉपर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। ठीक है, और कांस्टेंट लॉस जो आपके लोड पर डिपेंड नहीं करते हैं वो है आपके आयरन लॉसेस, आयरन लॉस या मैग्नेटाइजिंग लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे आयरन लॉस है ये आपके किस में होते हैं, कोर में होते हैं। आयरन लॉस हमारे होते हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसमें होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, एक एडी करंट लॉसेस और एक हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो ये जो होते हैं ये आपके कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द लोड, क्योंकि अगर इसमें लोड करंट बढ़ेगी या घटेगी तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कॉपर लॉस जो है हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेस, ये लोड पर डिपेंड करते हैं। देखिए लोड बढ़ेगा, एज लोड इंक्रीजेस देन करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज होते ही देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये आई इंक्रीज हो जाएगा तो इसके स्क्वायर में लॉस भी उसके स्क्वायर में आपके प्रोपोर्शनल में इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे कॉपर लॉस और जब हमारे आपके आयरन लॉस बराबर होते हैं तब हमारी इफिशियंसी क्या आती है, मैक्सिमम आती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ये इसका केस है व्हेन आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, PCU कॉपर लॉस इज इक्वल टू TI आयरन लॉस। तो हम देखते हैं किस केस में हमारे कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर है। तो ऑप्शन देखते हैं, एट 400 kVA का हमारा लोड हमारा 40 kVA का है, इसमें लॉस ऑन ओपन सर्किट, देखिए ओपन सर्किट में हमारे आते हैं हमारे आयरन लॉस। इसको भी बताता हूँ मैं आपको। ओपन सर्किट जब हम करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में हमारे डिटरमाइन होते हैं आयरन लॉसेस। ठीक है, आयरन लॉस हम ओपन सर्किट टेस्ट में निकालते हैं। और जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में यहाँ पर हमारे आते हैं कॉपर लॉसेस। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट हमारे आयरन लॉस के लिए और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारे कॉपर लॉस बताने के काम आता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है आपका ओपन सर्किट टेस्ट में 320 वाट के लॉस है, मतलब ये आपके आयरन लॉस है इतने, और आपके यहाँ पर ओसी टेस्ट में 320 वाट है। ठीक है, यहाँ पर आपका लॉस ऑन एसी, यहाँ पर एससी होना चाहिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये एससी है, हर एक में एससी है। ये शॉर्ट सर्किट और ओसी टेस्ट ये अलग अलग होता है। ओपन सर्किट टेस्ट में 320 क्योंकि थ्रू आउट द ये कांस्टेंट है तो इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट है।
ठीक है, ये आपके देखिए ये चेंज नहीं हुआ। तो पहला वाला तो ओपन सर्किट है आपका, सेकंड है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये आपके लोड के हिसाब से चेंज होते रह रहा है देखिए ये। तो देखिए इसका आंसर क्या है, जब हमारे आयरन लॉसेस, यहाँ पर देखिए आयरन लॉसेस है आपके 320 और यहाँ पर भी है आपके शॉर्ट सर्किट जो कॉपर लॉस है वो भी 320। तो इस केस में हमारी इफिशियंसी मैक्सिमम आएगी। तो आंसर ए। यहाँ पर दोनों ही बराबर है, मतलब WI आपके WCU के बराबर है, तब हमारी यहाँ पर मैक्सिमम इफिशियंसी होगी ट्रांसफार्मर में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ऑब्टेन द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बॉडी प्लॉट का आ गया है। अब द ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इसकी हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर GS इज इक्वल टू क्या लिखा है 20.1S प्लस 1 अपॉन S स्क्वायर अपॉन 0.2 S प्लस 1 और आपका 0.02 S प्लस 1। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया है। तो हमें इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये हमारा बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हल्का इसके बारे में बताता हूँ। बॉडी प्लॉट में देखिए बॉडी प्लॉट क्या होता है हमारा, बॉडी प्लॉट में अगर हमारी यहाँ पर अगर पोल आता है, पोल हमारा अगर ओरिजिन पर है या पोल आएगा, तो पोल्स के से यहाँ पर हमारे जो आपका प्लॉट बनता है तो वो आपका -20 dB पर डिकेड से शिफ्ट हो जाता है, -20 dB पर डिकेड से शिफ्ट हो जाता है। और अगर हमारा यहाँ पर जीरो आता है, जीरो आता है तो जीरो पे ये +20 डिग्री 20 dB पर डिकेड से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए इस केस में यहाँ पर इसके वैसे यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ओरिजिन पर यहाँ पर दो आपके पोल है। देखिए यहाँ पर S की पावर 2 है, तो हमारे यहाँ पर दो पोल है, मतलब यहाँ पर इसका जो शुरुआती होगा वो होगा -40 dB पर डिकेड से। ठीक है, आइए इसको मैं अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है बॉडी प्लॉट का, वो मैं आपको यहाँ पर एक बार बनाता हूँ, उससे हम कंपेयर करेंगे, देन ईजिली आंसर निकल जाएगा। तो हमारा स्टैंडर्ड बॉडी प्लॉट का ट्रांसफर फंक्शन है स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ बॉडी प्लॉट, बी पे लिखता हूँ बॉडी प्लॉट का। वो क्या होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड, तो होता है आपका के, जो आपका गेन है के आता है 1 + S अपॉन ω1 पहली फ्रीक्वेंसी इंटू 1 + S अपॉन ω2 दूसरी फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके आपके न्यूमरेटर का पार्ट चलेगा और डिनोमिनेटर भी आपका सेम। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आपके पोल हैं वो आएंगे S की पावर n। जैसे इस केस में दो पोल थे तो यहाँ पर S की पावर 2 थी। ठीक है, बाकी जैसे ऊपर करा है वही हमने S1 + S अपॉन ω3 ये तीसरी फ्रीक्वेंसी, ऐसे फिर आगे चौथी 1 + S अपॉन ω4, ऐसे सो ऑन। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें इस फॉर्म में दिया है, अब हम इसको पहले पीछे वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये आपका 0.1 को आपके S के नीचे लेके आना है, यहाँ पर भी S के नीचे आपको 0.2 लेके आना है और S के नीचे 0.02 लेके आना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा ऐसे बनेगा। ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा आएगा वो आएगा 20। स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर S हमारा 0.1 है, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10। 1/10 को देखिए 1/10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1। तो यहाँ पर मैंने 0.1 को क्या लिख दिया 1/10 + 1। ठीक है, तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में अपॉन जो नीचे था, नीचे हमारे क्या था, नीचे था हमारा S की पावर 2, दो पोल ओरिजिन पर है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये पीछे पर क्या था, ये था 0.2 और 0.02, मतलब 1/5 और 1/50। तो ये आ जाएगा S/5 + 1 और इसके लिए क्या आ जाएगा S/50 + 1। बस अब हमने कंपेयर करना है। तो देखिए कंपेयर करने में क्या होता है, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी ω1 फ्रीक्वेंसी है, ये ω2 और ये ω3। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, ω1 की वैल्यू क्या आ गई, ω1 की वैल्यू आ गई आपकी 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। ω2 की वैल्यू आ गई 5 रेडियन पर सेकेंड, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड, और ω3 की वैल्यू आ गई 50 रेडियन पर सेकेंड,
50 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 10, 5 और 50। 10, 5 और 50 नहीं, 10 10 10 है ही नहीं पहले। देखिए इसी ऑप्शन में 10, 5 और 50 है, तो आंसर ए, आंसर डी बिल्कुल सही आंसर है। 10 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड एंड 50 रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए ये हमारा आपका ट्रांसफर फंक्शन था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट करा ये, देन यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 की वैल्यू लिख दी और वही हमारा आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द प्रोग्राम इस, ये प्रोग्राम दिया है, तो ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, ठीक है। तो देखिए ये आपको याद ही क्या करना पड़ेगा, ये HDL है आपका हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो देखिए मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये कमांड जो दी है यहाँ पर, मूव A, ठीक है। आपको अगर अगली बार क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, मूव A to C। इसका मतलब क्या है, हमें मूव करना है। लिख ही देता हूँ इसको, मूव द कंटेंट, जो भी हमारा कंटेंट है हम उसको मूव करेंगे यहाँ पर। टू A मतलब होता है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर A का फुल फॉर्म है यहाँ एक्यूमुलेटर। फ्रॉम कहाँ से, जो हमारा C है वहाँ से, C रजिस्टर से। बाकी दूसरी कमांड क्या है, RAR, ठीक है। इसका मतलब होता है, RAR का मतलब होता है राइट रोटेट, राइट रोटेट, ROTAT, राइट रोटेट विथ कैरी, राइट रोटेट विथ कैरी, ठीक है। एक और बार ROR, 4 बार यही है RAR, राइट रोटेट विथ कैरी। तो ये हमारा 4 बार है, तो मतलब सेम चीज़ आ जाएगी वही। बाकी यहाँ लिखा है मूव C to A, अब मूव C to A, बस ये इसका उल्टा करना है हमने, यहाँ पर मूव करना है, मूव द कंटेंट टू C फ्रॉम एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर A। तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये राइट से शिफ्ट हो रहा है बार बार, यहाँ पर 4 बार राइट शिफ्ट हुआ। तो कौन सा कोड हो गया ये हमारा हो गया राइट शिफ्ट कोड, ठीक है। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये राइट शिफ्ट का प्रोग्राम है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ DC मोटर कैन बी रिवर्स। हम DC मोटर की डायरेक्शन कैसे रिवर्स कर सकते हैं। पहला दिया है बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बोथ आर्मेचर एंड द फील्ड वाइंडिंग विद द सप्लाई। आपका B दिया है बाय रिड्यूसिंग द फील्ड फ्लक्स। C दिया है बाय रिड्यूसिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर आर्मेचर और द फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन विद द सप्लाई। D दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट। तो देखिए DC मोटर में आपको इसमें एक बार सिंपल से बना देता हूँ। ये हमारी DC मोटर है, कोई भी DC मोटर बनाते हैं, शंट बना देता हूँ, चलो शंट DC मोटर बना दी। तो ये देखिए यहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है, इसमें इनपुट है और ये ऐसे करके घूम रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी डायरेक्शन हमें रिवर्स करनी है मोटर की रोटेशन की साइड। पहले ऐसे घूम रहा है, अब हमने इसको घुमाना है ऐसे, उल्टा घुमाना है। तो इसके लिए हम करेंगे, देखिए ये दोनों चीज़ें इसके पैरेलल में लगी है यहाँ पर। तो देखिए इसको हमने उल्टा करने के लिए, इसके डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए ये दो टर्मिनल को आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा, ये ऐसे करके, ठीक है। या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, आर्मेचर के हम टर्मिनल को चेंज करेंगे, आर्मेचर टर्मिनल चेंज, या फिर हम लोग ये फील्ड के टर्मिनल है इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारा फील्ड है इसके टर्मिनल को चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और ये वाले को हम ऊपर वाले से कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तब भी हमारा यहाँ पर इसकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इससे भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स हमारा फिर पहले नीचे की ओर को था, फिर आप ऊपर की ओर को चला जाएगा। यहाँ पर भी आपका जो आपका फ्लक्स आ रहा था, करंट नीचे की ओर को थी, देन ये ऊपर की ओर को चला जाएगी, ठीक है। तो आपका करंट से यहाँ पर फ्लक्स बनता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम दोनों को चेंज कर देंगे, जैसे मैंने चेंज करके इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया ये, और इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये हमने पहले वाले को कनेक्ट कर दिया। और जो हमारा यहाँ पर आर्मेचर है, इसको भी हमने यहाँ से पहले नीचे वाले से ऊपर वाले को कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे। देन उसके बाद हमने इससे इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ हमारी, अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन सेम ही रही थी कि ऐसे करंट आया, ऐसे करंट आया,
ऐसे करंट आ गया और ऐसे करंट का आके पूरा इसने पास कर कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। इसलिए हम अगर हमें मोटर की आपकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो किसी भी एक आपके टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा, या फिर हम आर्मेचर के टर्मिनल को चेंज करेंगे या फिर हम उसके फील्ड के टर्मिनल को चेंज करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर मतलब इन दोनों में से कोई एक, आइदर आर्मेचर वाइंडिंग टर्मिनल और फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल के कनेक्शन को चेंज करके हम यहाँ पर इसके रोटेशन उल्टी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम रेट विच कैन अ सिग्नल कैन बी सैम्पल्ड एंड स्टिल रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सैम्पल्ड इज नोन एज। तो देखिए ये आपका है सैम्पलिंग वाला, सैम्पलिंग थ्योरम का सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग में क्या होता है हमारा, सैम्पलिंग में हमारा आता है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया या नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट रेट, ठीक है। तो इसमें नाइक्विस्ट ने क्या कहा गया, जो हमारी आपकी सैंपल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी लेस देन, वो आपकी लेस देन या इक्वल टू यहाँ पर होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के डबल के, ठीक है। ये हमारे नाइक्विस्ट ने कहा कि हमारी जो सैंपल फ्रीक्वेंसी है जिससे हमें सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना है वो हमारी इससे आपकी दुगनी या इसके बराबर होनी चाहिए, किससे, आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के। तो एफ एस की वैल्यू जो है आपकी, एफ एस की वैल्यू ये, अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM होती है, इसमें कन्फ्यूज़न है मुझे, शायद ये होती है एफ एस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2FM, हाँ यही होती है, शायद ये नहीं होती है। तो एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही होती है कि आपकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, हम जिसको आपको सिग्नल को सैंपल करते हैं उसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए आपके 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और या इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हाँ तो यही है इसका आंसर। आंसर नंबर इसमें आएगा आंसर नंबर बी, नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट रेट वो रेट है जिसमें आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से हम आपका सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस को बोलते हैं हम, एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एम। एफ एम जो है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की है, उसके दुगुने से बराबर या दुगुने से ज़्यादा होनी चाहिए हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तभी हमारा सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है फाइंड आउट द स्टेप साइज एंड एनालॉग आउटपुट फॉर 4 बिट R2R ladder DAC when input is 10000 और 1111, assume V रेफरेंस की वैल्यू है आपकी 5 वोल्ट। तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए क्या क्या दिया है, ऊपर साइज विजिबल नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ। 4 बिट का है R2R DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। और इसमें इनपुट जो है वो आपका 1000 से, मतलब आपका ये बाइनरी में दिया है इससे, और 1111, ठीक है, यहाँ तक का है। और हमें दिया रेफरेंस की जो वैल्यू दी है वोल्टेज की, वो हमें दिए 5 वोल्ट। तो हमें स्टेप साइज बताना है, हमें क्या बताना है, स्टेप साइज। ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या होता है, रेवोल्यूशन। तो हमें रेवोल्यूशन बताना पड़ेगा, रेवोल्यूशन बताना पड़ेगा। रेवोल्यूशन हमारा डीएसी के केस में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/, इस बार गेट के क्वेश्चन में भी आ रखा है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन ये था रेवोल्यूशन का फॉर्मूला डीएसी के लिए। तो वो होता है 1/2 पावर n 2 की पावर n -1, और परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला पूछा था गेट में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर हमें रेजोल्यूशन निकालना है, यहाँ पर हमने इसका निकालना है, और हमें यहाँ पर वोल्टेज के फॉर्म में दिया है, तो हम वोल्टेज के लिए निकाल लेते हैं। वोल्टेज के लिए हमारा जो रेवोल्यूशन में हो जाएगा, स्टेप साइज आ जाएगा। वोल्टेज के लिए स्टेप साइज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वोल्टेज अपॉन फॉर्मूला सेम रहेगा 2 टू दी पावर n -1, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट्स में। तो देखिए यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास स्टेप साइज की वैल्यू, स्टेप साइज या रेवोल्यूशन की वैल्यू, स्टेप साइज या रेवोल्यूशन की वैल्यू वोल्टेज के केस में। वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट, मतलब आपका क्या था, V/2 की पावर n -1, ये रेवोल्यूशन का फॉर्मूला है। यहाँ से वोल्टेज है 5 वोल्ट, 2 की पावर n, n क्या होता है आपका, n होता है आपका नंबर ऑफ बिट। नंबर ऑफ बिट कितने बिट का हमारा आपका DAC है, नंबर ऑफ बिट। तो देखिए यहाँ पर कितने बिट का था,
ये हमारा 4 बिट का था, 4 बिट का था। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 -1, तो 5/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -1, तो ये आ जाएगा 5/15, मतलब 1/3। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी ठीक है, या फिर आप 0.33 वोल्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा रेवोल्यूशन आया। हमसे इसने पूछा क्या है, आपका जब 1000 और आपका 111 हो तब हमें रीडिंग बतानी कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ पर जब हमारा 1000 है, 1000, ठीक है, तब बतानी है। और हमारा जब 1111, ठीक है, ये हमारा बाइनरी में है, बाइनरी में। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट है, डेसिमल में देखेंगे तो ये है आपका 8 के इक्विवेलेंट, ठीक है, ये है 8 के इक्विवेलेंट। क्योंकि यहाँ पर आता है 1 2 4 और 8, बाकी सब 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8। सेम यहाँ पर देखिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 8421, तो ये सब ऐड हो जाएंगे, 8 + 4 + 2 + 1, 8 2 10 4 14 और 1 15, ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो हमारी 15 तो फुल स्केल होगी। तो देखिए यहाँ पर हम अब इनकी वैल्यू बतानी है। तो इस केस में जब हमारा यहाँ पर इनपुट 1111, ये जब हमारा इनपुट है, तब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी, आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी, आउटपुट वोल्टेज आएगी हमारी 15 इंटू यहाँ पर जो हमने यहाँ पर स्टेप साइज है, स्टेप साइज क्या था, 1/5 था, 1/3 था, स्टेप साइज था 1/3, स्टेप साइज था 1/3। तो यहाँ से कट जाएगा 3 पंचे 15, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। तो जब 1111 इनपुट है तो ये 5 वोल्ट मेजर करेगा। और जब आपका 100 इनपुट है, फॉर 100 इनपुट, 10000 इनपुट, तब क्या करेगा, आउटपुट करेगा आपका, यही आपका 8 इंटू 1/3। 8 को आपका 1/3, मतलब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ज़्यादा आएगा, 2.66 के आसपास, 2.66 वोल्ट और आपका 5 वोल्ट। तो आंसर ये आ जाएगा 2.66 और 5 वोल्ट। आंसर ये है 2.66 और 5 वोल्ट, आंसर डी इसका सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।